उपसंहार, एक अवसर। उन्होंने उसे 6 दिन और अस्पताल में रखा। मुझे लगता है कि उसे यह समय बहुत लंबा लग रहा था। वह सामान्य जीवन में वापस आने के लिए बेचैन थी, उन डॉक्टरों से मुक्त होना चाहती थी जो उसे परेशान करते थे, उसकी त्वचा से सभी सुइयां निकाल देना चाहती थी। मेरे लिए समय तेजी से बीतता गया, अस्पताल के बिस्तर पर उसे देखने की निरंतर पीड़ा के बावजूद, ये जानते हुए कि वह दर्द में है और मैं उसे कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये समय मेरा सुरक्षित समय था। जब वह अभी भी टूटी हुई थी, तो उसे छोड़ना निश्चित रूप से गलत होगा। मैं हर पल को खींचना चाहता था, भले ही वे दर्द कर रहे हों। लेकिन वे मुझसे दूर भाग गए। मुझे उन मिनटों से नफरत थी जब मुझे उससे दूर रहना पड़ता था, जबकि डॉक्टर बेला और रेनी से परामर्श करते थे। हालांकि सीढ़ियों से चुपके से सुनना काफी आसान था। शायद कभी कभी यह बेहतर होता था, मैं हमेशा अपने चेहरे को नियंत्रित नहीं कर पाता था। उदाहरण के लिए, जब वह जागी तो पहले दिन जब डॉक्टर साधारण गानी एक्स-रे देखकर खुश थे कि टूटी हुई हड्डियां कितनी साफ थीं, कितनी सफाई से ठीक हो जाएंगी, उस पल मैं सिर्फ ट्रैकर का पैर उसके पैर पर उतरता हुआ देख पा रहा था। मैं सिर्फ उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज़ सुन पा रहा था। यह अच्छा था कि उस समय कोई मेरा चेहरा नहीं देख पाया। उसने देखा कि उसकी माँ जैक्सनविले प्राइमरी स्कूल में एक लंबे समय तक के स्थानापन्न नौकरी को लेकर बेचैन थी, जिसे अगर वह जल्द ही उपलब्ध नहीं हुई तो दे दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वह फीनिक्स में रहने के दौरान बेला के साथ रहने के लिए दृढ़ थी। बेला के लिए रेनी को ये समझाना विशेष रूप से कठिन नहीं था कि वह ठीक है और रेनी को फ्लोरिडा वापस जाना चाहिए। उसकी माँ हमसे 2 दिन पहले चली गई थी। बेला अक्सर चार्ली से फ़ोन पर बात करती थी, खास तौर पर रेनी के चले जाने के बाद, और अब जब खतरा टल गया था, अब जब उसके पास सभी पहलुओं पर विचार करने का समय था, तो उसे गुस्सा आने लगा था। बेला पर नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका गुस्सा सही दिशा में था। आखिरकार ये सब कुछ ठीक नहीं होता। अगर मैं न होता तो क्या होता? एलिस के साथ उसकी बढ़ती दोस्ती ने उसके लिए मामले को उलझा दिया, लेकिन मुझे यकीन था कि लौटने पर मैं उसके शांत दिमाग में क्या पढ़ूंगा। मैंने बेला के साथ ज्यादा गंभीर बातचीत से बचने की कोशिश की। यह मेरी अपेक्षा से ज्यादा आसान था। रेनी के चले जाने के बाद भी हम शायद ही कभी अकेले होते थे। नर्सों और डॉक्टरों का लगातार आना जाना लगा रहता था और बेला अक्सर दवाओं के कारण नींद में रहती थी। वो इस बात से संतुष्ट लग रही थी कि मैं उसके पास था। उसने मुझसे फिर से गारंटी के लिए भीख नहीं मांगी, लेकिन कई बार मुझे लगा कि मैंने उसकी आंखों में संदेह देखा है। मैं चाहता था कि मैं उस संदेह को मिटा सकता, कि मैं अपने वादों को सच कर सकता हूँ, लेकिन फिर से झूठ बोलने से बेहतर है कि न बोलूं। और फिर, बहुत जल्दी, हम घर जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करने लगे। चार्ली की योजना थी कि बेला कार्लिसले के साथ घर जाएगी जबकि एलिस और मैं ट्रक को वाशिंगटन वापस ले जाएंगे। कार्लिसले ने उस कॉल को उठाया। इस विषय पर मेरी राय जानने के लिए हमें किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं थी। उसने चार्ली को आश्वस्त किया कि एलिस और मैं पहले ही बहुत अधिक स्कूल मिस कर चुके हैं, और चार्ली उससे बहस करने में असमर्थ था। हम साथ में घर के लिए उड़ान भरेंगे। कार्लिसले ट्रक को घर भेज देगा। उसने चार्ली से वादा किया कि यह व्यवस्था करना आसान है और बिल्कुल भी महंगा नहीं है। ये कितना अलग था, उसी हवाई अड्डे पर वापस लौटना जहां मेरा सबसे बुरा सपना शुरू हुआ था। हम अंधेरे के बाद बाहर निकले, इसलिए ऊपर की कांच की छत अब कोई खतरा नहीं थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि बेला ने इन चौड़े हॉल को देखकर क्या देखा। क्या उसने पिछली बार यहाँ आने के दर्द और आतंक के बारे में भी सोचा था? अब हम दौड़ नहीं रहे थे, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एलिस बेला को उसकी व्हीलचेयर में धकेल रही थी ताकि मैं उसका हाथ पकड़कर उसके बगल में चल सकूं। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, बेला को कुर्सी की जरूरत नहीं थी, न ही उसकी ओर डाली जाने वाली उत्सुक नजरें। कभी कभी वह अपनी मोटी, सफ़ेद कास्ट को ऐसे देखती थी जैसे वह उसे अपने नंगे हाथों से फाड़ देना चाहती हो, लेकिन उसने कभी भी खुलकर शिकायत नहीं की। वह फ्लाइट में सो गई और चुपचाप अपने सपनों में मेरा नाम बुदबुदाया। अतीत को अनदेखा करना और खुद को हमारे एक बेहतरीन दिन को फिर से जीने देना,
उस समय में रहना कितना आसान होता जब उसके होठों पर मेरे नाम की आवाज़ अपराधबोध और अपशकुन से नहीं जलती। लेकिन आसन अलगाव इतना तीव्र था कि कल्पना के लिए जगह नहीं थी। चार्ली हमसे सीटेक में मिला, हालांकि 11 बज चुके थे और फोक्स वापस जाने में उसे लगभग 4 घंटे लगेंगे। कार्लिसल और एलिस दोनों ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं समझ गया था। और हालांकि उसके विचार पहले की तरह ही धुंधले थे, फिर भी यह स्पष्ट था कि मैं सही था। वह आया था दोष सही जगह पर डालें। ऐसा नहीं है कि उसे इस बात का कोई संदेह था कि मैंने खुद ही उसे सीढ़ियों से नीचे धकेला है, बल्कि उसे लगा कि अगर मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं उकसाया होता तो बेला कभी भी इतनी जल्दीबाजी में काम नहीं करती। हालांकि उसे इस बात का गलत अंदाजा था कि बेला को एरिज़ोना क्यों जाना पड़ा, लेकिन वह मुख्य धारणा के बारे में गलत नहीं था। आखिरकार यह मेरी गलती थी। चार्ली की पुलिस कार के पीछे लंबी ड्राइव करनी चाहिए थी और पूरी तरह से गति सीमा के अनुसार चलना चाहिए था, लेकिन समय अभी भी बहुत तेजी से बीत रहा था। यहाँ तक कि उससे कुछ समय के लिए अलग होने के बावजूद भी उन घंटों की गति धीमी नहीं हुई। हम सभी ने न्यूनतम देरी के साथ नई दिनचर्या में खुद को ढाल लिया। एलिस ने नर्स और लेडी इन वेटिंग का काम संभाला और चार्ली अपनी कृतज्ञता को पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर सका। बेला भी, हालांकि शर्मिंदा थी कि उसे अपनी सबसे बुनियादी और अंतरंग जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी की जरूरत थी, लेकिन वह खुश थी कि कोई एलिस थी। ऐसा लग रहा था कि फीनिक्स में उन कुछ दिनों के दौरान एलिस की बेला को अपनी सबसे अच्छी दोस्त के रूप में देखने की कल्पना पूरी तरह से साकार हो गई थी। वे एक दूसरे के साथ इतने सहज थे कि उनके बीच पहले से ही कई अंदरूनी चुटकुले और विश्वास भरे हुए थे, जैसे कि वे कई हफ्तों से नहीं बल्कि कई सालों से साथी रहे हों। चार्ली कभी कभी उलझन में देखता था, सोचता था कि बेला ने उनके करीबी संबंध को कभी क्यों नहीं बताया, लेकिन वह एलिस के लिए बहुत आभारी था, साथ ही उससे मोहित भी था, इसलिए आक्रामक तरीके से जवाब देने के लिए नहीं। वह बस इससे खुश था, एक गंभीर रूप से घायल बेटी की देखभाल करने का सबसे अच्छा संभव संस्करण। एलिस स्वान हाउस में लगभग उतनी ही बार आती थी जितनी बार मैं जाता था, हालांकि चार्ली के वहां रहने के दौरान वह अधिक दिखाई देती थी। बेला स्कूल को लेकर दुविधा में थी। एक तरफ उसने मुझसे कहा, मैं बस सब कुछ सामान्य करना चाहती हूँ और पीछे नहीं रहना चाहती। हमारे लौटने के बाद दूसरी सुबह बहुत जल्दी थी, वह दिन में इतनी सो गई थी कि उसका शेड्यूल उलट गया था। दूसरी तरफ जब मैं उस चीज में हूं तो हर कोई मुझे देख रहा है, ये सोचना। उसने बिस्तर के बगल में रखी मासूम व्हीलचेयर की ओर खतरनाक तरीके से देखा। अगर मैं तुम्हें स्कूल में उठा सकता तो उठाता, लेकिन उसने आह भरी, शायद इससे घूरने से कोई मदद नहीं मिलेगी, शायद नहीं। हालांकि जबकि आपने कभी इस तथ्य की सराहना नहीं की है कि मैं वास्तव में डरावना हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं किसी भी घूरने के बारे में कुछ कर सकता हूँ। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं उत्सुक हूँ, इसलिए जल्द से जल्द स्कूल वापस जाओ। जो तुम्हें चाहिए। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, मैं अंदर से झिझक गया। मैंने सावधानी बरती थी कि मैं कुछ भी ऐसा न कहूं जिससे अस्पताल में हुई हमारी बातचीत को फिर से याद किया जा सके, लेकिन इस बार उसने मेरी बात को अनदेखा कर दिया। वास्तव में वह भी भविष्य के बारे में बात करने के लिए उतनी ही अनिच्छुक थी जितनी मैं थी। मुझे लगा कि शायद यही कारण है कि चीज़ों को वापस सामान्य करना उसे आकर्षक लगा। शायद उसे उम्मीद थी कि हम इस प्रकरण को भूल सकते हैं, जैसे कि यह केवल एक बुरा अध्याय था, न कि एकमात्र संभावित निष्कर्ष की पूर्व सूचना। उस महत्वहीन वादे को पूरा करना आसान था। वापस आने के पहले दिन, जब मैं उसे एक क्लास से दूसरी क्लास में ले जा रहा था, तो मुझे बस इतना करना था कि जो भी ज्यादा दिलचस्पी लेता, उससे नजरें मिलाना था। मेरी आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती थीं, मेरा ऊपरी होंठ थोड़ा मुड़ जाता था, और कोई भी देखने वाला तुरंत ही कहीं और ध्यान देने के लिए राजी हो जाता था। बेला को यकीन नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं है कि तुम वाकई कुछ कर रहे हो। मैं बस बहुत उत्साहित नहीं हूँ। मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए थी। कार्लिसन ने जितनी जल्दी हो सके प्लास्टर कास्ट को बदलकर वॉकिंग कास्ट और बैसाखी ले ली। मुझे कुर्सी पसंद थी।
बैसाखियों के साथ संघर्ष करते हुए उसे देखना मुश्किल था, मदद करने में असमर्थ होना, लेकिन वह फिर से अपनी शक्ति से चलने में राहत महसूस कर रही थी। कुछ दिनों के बाद वह कम असहज हो गई। स्कूल में जो कहानी फैलाई जा रही थी वह हर तरह से गलत थी। बेला का होटल की खिड़की से गिरना एक आम बात थी, जिसे सबसे पहले चार्ली के प्रतिनिधियों ने समुदाय में फैलाया था। लेकिन चार्ली इस बारे में ज्यादा चुप रहा कि बेला फीनिक्स में क्यों थी। इसलिए जेसिका स्टेनली ने इस कमी को पूरा किया। बेला और मैं उसकी मां से मिलने के लिए फीनिक्स गए थे। जेसिका ने इशारा किया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत गंभीर होता जा रहा था। सभी ने उसके बयान को स्वीकार कर लिया। अधिकांश लोग पहले ही भूल चुके थे कि कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जेसिका को इस गपशप के लिए खुद को तैयार करना पड़ा, क्योंकि बेला शायद ही कभी क्लास के बाहर उसके साथ ज्यादा समय बिताती थी। यह उस समय से अलग नहीं था जब मैंने वैन को शुरू में ही रोक दिया था। बेला जानती थी कि जब वह चाहे तो चुप कैसे रहना है। और अब वह एलिस, जेस्पर के साथ हमारी टेबल पर बैठी थी और मैं। एम्मेट और रोजली की अनुपस्थिति में भी वे अब बाहर खाना खाने का नाटक करते थे। अगर सूरज की रोशनी से खतरा होता तो वे कार में छिप जाते थे, लेकिन कोई भी इंसान हमारी मौजूदगी का साहस करके बेला से मिलने नहीं आता था। मुझे ये पसंद नहीं था कि वह अपने पूर्व दोस्तों, खासकर एंजेला से अलग थलग होती जा रही थी, लेकिन मैंने मान लिया था कि आखिरकार चीजें वैसी ही हो जाएंगी जैसी मेरे उसके जीवन में दखल देने से पहले थीं। हमारे चले जाने के बाद हालांकि समय कभी धीमा नहीं हुआ, लेकिन दिनचर्या सामान्य लगने लगी और मुझे अपना ध्यान रखना पड़ा। कभी कभी मैं फिसल जाता, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती और मैं सही होने के उस एहसास से अभिभूत हो जाता। यह एहसास कि हम दोनों को एक साथ रहने के लिए बनाया गया था। ये याद रखना मुश्किल था कि यह भावना, इतनी शुद्ध और मजबूत, एक झूठ थी। याद रखना मुश्किल था जब तक कि उसने अपने धड़ को बहुत तेजी से नहीं घुमाया और अपनी ठीक हो रही पसलियों पर करा उठी, या अपने पैर को बहुत जोर से नीचे रखा और हौंफने लगी, या अपनी कलाई को ऐसे ही हिलाया और उसके हाथ की एड़ी पर पीला, चमकदार नया निशान प्रकाश को पकड़ ले। बेला ठीक हो गई और समय बीत गया। मैं हर पल को थामे रहा। एलिस के पास एक नई योजना थी जो दिनचर्या को बाधित करेगी, उसके दिमाग को सुखद तरीके से। ये जानते हुए कि बेला आपत्ति करेगी, पहले तो मैंने विरोध किया, लेकिन फिर जितना मैंने इस पर विचार किया, उतना ही मैंने चीजों को एक अलग दृष्टिकोण से देखा। एलिस का दृष्टिकोण नहीं, एलिस की प्रेरणाएं शायद कम से कम 70% स्वार्थी थीं, उसे बदलाव पसंद था। मेरा खुद का दृष्टिकोण लगभग 10% था। हाँ, यह एक ऐसी याद थी जिसे मैं अपने पास रखना चाहता था। मैंने खुद से यह स्वीकार किया था। हालांकि मेरा मुख्य उद्देश्य बेला के भविष्य के एक खास अध्याय को संशोधित करना था। यह उसकी खातिर था कि मैं एलिस की विचित्र योजना के साथ चला गया। मुझे एलिस जैसा कोई दृश्य नहीं दिखा, कोई सच्ची भविष्यवाणी नहीं। ये बस एक संभावित परिदृश्य था। इस दृश्य ने मेरे पूरे शरीर में एक तीव्र दर्द पैदा कर दिया। यह आधा पीड़ा और आधा आनंद था। मैंने बेला को 20 साल बाद की कल्पना की, जो धीरे धीरे परिपक्व होकर मध्यम आयु में प्रवेश कर रही होगी। अपनी माँ की तरह वह ज्यादातर लोगों की तुलना में ज्यादा समय तक युवा की छवि को बनाए रखेगी, लेकिन जब रेखाएं आएंगी तो वे उसकी सुंदरता को खराब नहीं करेंगी। मैंने उसे किसी सुंदर लेकिन साधारण घर में धूप में रहने की कल्पना की, जो तब तक अव्यवस्था से भरा हुआ था, जब तक कि वह अपने तौर तरीकों में कोई बड़ा बदलाव न कर ले। अव्यवस्था में 2 या 3 बच्चे भी शामिल होंगे। शायद चार्ली के घुंघराले बाल और मुस्कान वाला एक लड़का और बेला की तरह अपनी माँ की तरह दिखने वाली लड़की। मैंने उनके पिता की कल्पना करने की कोशिश नहीं की, या यह नहीं सोचा कि उनका चेहरा कैसा होगा। जो उसके बच्चों में प्रतिबिंबित होता था वह सब पीड़ा थी। एक दिन जब वे युवा किशोर थे, बेला से भी कम उम्र के, शायद टीवी पर आने वाले किसी किशोर रोमांटिक कॉमेडी के कारण। हालांकि एलिस ने मुझे बताया था कि अगले दशक में मीडिया की खपत काफी बदल जाएगी। वो कुछ कंपनियों के बनने का इंतजार कर रही थी ताकि वह उनमें निवेश कर सके। बच्चों में से एक ने बेला से पूछा कि उसका हाई स्कूल प्रॉम कैसा था।
बेला मुस्कुराती और कहती, मुझे डांस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं प्रॉम में नहीं गई। और बच्चे असंतुष्ट हो जाते। उनकी माँ के पास अपनी किशोरावस्था के बारे में कभी कोई अच्छी कहानी नहीं थी। क्या उसने कभी कोई दिलचस्प काम नहीं किया था? बेला के पास कोई मजेदार, हल्की फुल्की कहानियां नहीं होंगी, सामान्य अनुभव की कमी होगी, केवल रहस्य और खतरे होंगे तथा इतनी काल्पनिक कहानियां होंगी कि एक दिन उसे आश्चर्य होगा कि क्या ये कभी उसकी कल्पना से अधिक थीं। या बेला अपने बच्चे के पूछने पर हंसती थी और उसकी आंखें अचानक कहीं दूर लगती थीं। यह पागलपन था, वह कहती थी। मैं वास्तव में जाना नहीं चाहती थी, आप जानते हैं कि मैं कोई डांसर नहीं हूँ। लेकिन मेरे पागल सबसे अच्छे दोस्त ने मेकओवर के लिए मेरा अपहरण कर लिया और मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे विरोध को दरकिनार कर दिया। अंत में यह इतना बुरा नहीं था। मुझे खुशी है कि मैं गई। कम से कम सजावट देखने के लिए तो वे कैरी फिल्म के बजट संस्करण की तरह थे। नहीं, आप कैरी नहीं देख सकते। अभी नहीं। तो ये बेला के भविष्य में उस पल के लिए था जब मैंने एलिस को उसकी ज़बरदस्त और कुछ हद तक दखल देने वाली योजना को पूरा करने की अनुमति दी थी। अनुमति देने से ज़्यादा, मैंने उसकी सहायता की और उसे बढ़ावा दिया। और इस तरह मैंने खुद को स्वाभाविक रूप से टैक्सीडो में पाया। कम से कम मुझे एलिस द्वारा चुनी गई कोई भी खरीदारी नहीं करनी पड़ी। मेरे हाथों में फ्रिजिया का एक स्प्रे था, जो एलिस के बड़े खुलासे के लिए सीढ़ियों के नीचे इंतजार कर रहा था। मैंने उसके दिमाग में ये सब देखा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो उस नाटकीय तमाशे से हर घिसा पिटा दृश्य चाहती थी जो एक मानवीय प्रोम था। एलिस ने चार्ली को पहले ही बता दिया था कि बेला देर से घर आएगी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह, एलिस, शुरू से अंत तक शाम का अभिन्न हिस्सा होगी। चार्ली ने कभी भी एलिस से जुड़ी किसी भी बात पर आपत्ति नहीं जताई। वो अक्सर उन चीज़ों पर आपत्ति जताता था जिनमें मैं शामिल होती थी, हालांकि आमतौर पर केवल अपने मन में ही। मैंने सुना कि कैसे एलिस बेला को सीढ़ियों की ओर ले जाने में मदद कर रही थी। एलिस का हाथ बेला की कमर के इर्द गिर्द था, बेला का हाथ एलिस के कंधे पर था, वह उस पर भारी रूप से झुकी हुई थी। बेला अपनी बैसाखी के साथ काफ़ी निपुण हो गई थी, लेकिन एलिस ने इसे ले लिया था, आज रात के लिए उससे दूर। मुझे यकीन नहीं था कि यह कितना सौंदर्य के लिए था और कितना बेला को भागने की कोशिश करने से रोकने के लिए था। फिर सीढ़ियों के किनारे से कुछ कदम दूर, एलिस बेला की पकड़ से बाहर निकली और उसे अकेले आगे बढ़ने के लिए कहा। क्या? बेला ने विरोध किया। मैं इसमें नहीं चल सकती। बस कुछ कदम ही हैं। तुम संभाल लोगे। मैं ठीक नहीं दिख रहा, मैं तस्वीर खराब कर दूंगा। कौन सी तस्वीर? बेला की आवाज़ आधे सप्तक तक ऊंची हो गई। कोई भी मेरी तस्वीर न ले, ये बेहतर है। कोई भी तस्वीर नहीं ले रहा है। मेरा मतलब सिर्फ मानसिक तस्वीर से था। शांत हो जाओ। मानसिक चित्र कौन देखेगा? बस एडवर्ड। खैर, ये काम कर गया। एलिस ने देखा कि मेरा नाम सुनते ही बेला की आंखें चमक उठीं और वह पूरे हेयर और मेकअप सेशन के दौरान एक उत्सुकता के साथ आगे बढ़ी। एलिस इस बात से थोड़ी नाराज थी। बेला धीरे धीरे और अजीब तरीके से सामने आई, उसकी नज़रें मुझे खोज रही थीं। मैंने एलिस के दिमाग में ये ड्रेस देखी थी, लेकिन इस तरह नहीं। पतली शिफॉन को शालीनता का आभास देने के लिए रुच और रफल किया गया था, लेकिन फिर भी ये बहुत ही विचलित करने वाले तरीके से उसकी त्वचा से चिपकी हुई थी। डिज़ाइन ने उसके अल्बास्टर कंधों को उजागर किया, फिर उसकी कलाई पर मुड़ने के लिए उसकी बाहों से नीचे की ओर सुंदर और पारदर्शी हो गया। पोशाक के शरीर को एक असममित रेखा में इकट्ठा किया गया था जो उसके आकार को सूक्ष्म घंटे के आकार की आकृति देता था। बेशक ये गहरे नीले रंग का था, एलिस ने मेरी पसंद को नोटिस कर लिया था। एक पैर में बेला ने नीले रंग का साटन का जूता पहना था जिसमें स्टिलेटो हील थी और उसके पैर को जगह पर रखने के लिए लंबे रिबन बंधे हुए थे। दूसरे पैर में उसकी गंदी वॉकिंग कास्ट थी। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि एलिस ने मैचिंग के लिए नीला रंग क्यों नहीं किया था। मैं बेला को देखता रहा जबकि वह अपनी आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। वाह, उसने कहा। वास्तव में, मैंने सहमति जताते हुए स्पष्ट रूप से उसके गाउन का मूल्यांकन किया। उसने नीचे देखा और शर्मा गई।
फिर उसने अपने कंधे उचकाए जैसे कह रही हो, अच्छा, यह मैं हूँ ड्रास में। मुझे पता था कि एलिस को बेला का सीढ़ियों से उतरना पसंद है, लेकिन उसे पहले ही पता चल गया था कि यह सिर्फ एक कल्पना थी। मैं उससे मिलने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ गया। उसके बालों में फूल लगाने के बाद एलिस ने सिर्फ इसी उद्देश्य से झरनों से एक जगह खाली छोड़ी थी। मैंने बेला को अपनी बाहों में उठा लिया। वह अब तक उसे इसकी आदत हो चुकी थी। मैं उसे कई जगहों पर ले गया जब वहां कोई भी इंसान नहीं था। बेशक ये तेज था, लेकिन उसे अपने पास पकड़ना भी राहत की बात थी। यह महसूस करना कि वह इस पल के लिए सुरक्षित और संरक्षित थी। मजे करो, एलिस ने पुकारा अपने कमरे में वापस भागते हुए। बेला को सीढ़ियों से नीचे ले जाने से पहले ही वह अपनी ड्रेस में थी। मैं रोज़ली और अन्य लोगों को कुछ धैर्यपूर्वक, कुछ कम धैर्यपूर्वक गराज में उसका इंतजार करते हुए सुन सकता था। एलिस नाटकीय आईलाइनर की कुछ धारियां बनाने के लिए रुकी। मैं बेला को वोल्वो में ले आया और उसे सावधानी से यात्री सीट पर बैठाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके सारे शिफॉन और रिबन दरवाजे के रास्ते से हट गए हों। मैं उसकी चुप्पी से हैरान था। अभी और पहले भी उसने एलिस से मेकअप किए जाने की शिकायत की थी, लेकिन उसने कभी भी डांस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। मैं ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और हम ड्राइववे की ओर चल पड़े। आप मुझे किस समय बताएंगे कि क्या हो रहा है? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में उसके चेहरे के भाव से अधिक झुंझलाहट थी। मैंने उसके चेहरे पर मजाक की तलाश में ध्यान से देखा। दिखावटी चिड़चिड़ाहट के अलावा वह गंभीर लग रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी बेखबर थी। मुझे आश्चर्य है कि तुम अभी तक ये नहीं समझ पाई हो, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि वह मुझे चिढ़ा रही थी। उसने अचानक सांस ली और मैंने कारण जानना चाहा। वह बस मुझे ही देख रही थी। मैंने तो कहा था कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, है न? उसने पूछा। मैंने सोचा कि उसकी पहले की वाह ने शायद यही संदेश दे दिया था। हाँ, वो फिर से भौहें सिकोड़ते हुए अपनी चिड़चिड़ाहट पर लौट आई। मैं अब कभी नहीं आऊंगी अगर एलिस मेरे आने पर मेरे साथ गिनी पिग बाबी जैसा व्यवहार करेगी। इससे पहले कि मैं एलिस का बचाव या निंदा कर पाता, मेरी जेब में फ़ोन बज उठा। मैंने जल्दी से फ़ोन निकाला, ये सोचते हुए कि क्या एलिस के पास मेरे लिए और भी निर्देश हैं, लेकिन वह चाली था। आमतौर पर बेला के पिता मुझे फ़ोन नहीं करते थे, इसलिए मैंने कुछ घबराहट के साथ जवाब दिया। हेलो, चाली। चाली, बेला ने भी चिंतित होकर फुसफुसाया। चाली ने अपना गला साफ किया और मैं उसके असहजपन को महसूस कर सकता था। रेखा, अरे एडवर्ड, मुझे आपकी शाम को परेशान करने के लिए खेद है, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं था। देखो, टायलर क्राउली अभी अभी एक टैक्सीडो में यहाँ आया है और उसे लगता है कि वह बेला को प्रॉम में ले जा रहा है। तुम मजाक कर रहे हो? मैं हंसा। ये दुर्लभ था कि बेला के अलावा किसी और ने मुझे आश्चर्यचकित किया हो। मैंने स्कूल में रहते हुए टायलर को इस स्टंट के बारे में सोचते हुए नहीं देखा था, लेकिन फिर मैं बेला के साथ बिताए हर पल का आनंद लेने में इतना व्यस्त हो गया था कि शायद कई महत्वहीन चीजें थीं जो मैं भूल गया था। यह क्या है? बेला फुसफुसाए। मैं इस मामले में पूरी तरह से असमंजस में हूँ, चाली ने असहज होकर कहा। आप मुझे उससे बात करने क्यों नहीं देते? मैंने कहा। जब चाली ने जवाब दिया तो मैं उसकी आवाज़ में राहत की आवाज़ सुन सकता था। कर सकता हूँ। फिर वह फ़ोन से दूर बोला। यहाँ, टायलर, ये तुम्हारे लिए है। बेला मेरे चेहरे को घूर रही थी, इस बात से चिंतित थी कि उसके पिता और मेरे बीच क्या हो रहा है। उसने उस चमकदार लाल कार को नहीं देखा जो अचानक हमारे चारों ओर घूम गई। मैंने रोज़ली की मुझे पास करने की खुशी को अनदेखा कर दिया। मैंने हमेशा रोज़ली को अनदेखा किया और कॉल पर ध्यान केंद्रित किया। लड़के की आवाज़ टूट गई जब उसने कहा, हाँ, नमस्ते, टायलर, मैं एडवर्ड कलन बोल रहा हूँ। मेरी आवाज़ पूरी तरह से विनम्र थी, हालांकि इसे वैसा ही बनाए रखने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। अभी कुछ देर पहले मैं जितना मनोरंजन कर रहा था, अब अचानक क्षेत्रीय भावनाओं की बाढ़ ने मुझे घेर लिया। यह एक अपरिपक्व प्रतिक्रिया थी, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा महसूस किया। बेला ने एक तेज सांस ली।
मैंने अपनी आंख के कोने से उसे देखा और फिर सड़क की ओर देखा। अगर वह पहले किसी तरह गंभीर थी, तो अब वह अंधेरे में नहीं थी। यदि किसी प्रकार की गलतफहमी हो गई हो तो मुझे खेद है, लेकिन बेला आज रात उपलब्ध नहीं है, मैंने टायलर से कहा। ओह, उसने जवाब दिया। ईर्ष्या, सुरक्षात्मक प्रवृत्ति बनी रही और मेरी प्रतिक्रिया अधिक मजबूत थी जितना होना चाहिए था। पूरी ईमानदारी से कहूँ तो, जहाँ तक मेरे अलावा किसी और का सवाल है, वो हर रात उपलब्ध नहीं होगी। कोई बुरा न मानना, और मुझे आपकी शाम के लिए खेद है। हालांकि मुझे पता था कि ये शब्द गलत थे, लेकिन मैं ये सोचकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका कि टायलर ने उन्हें कैसे ग्रहण किया होगा, और जब वह ऐसा करेगा तो उसे कैसा लगेगा। मैंने उसे सोमवार को स्कूल में देखा। मैंने फ़ोन रख दिया और बेला की प्रतिक्रिया जानने के लिए मुड़ा। बेला का चेहरा चमकीला लाल था और उसके चेहरे पर क्रोध था। क्या आखिरी हिस्सा थोड़ा ज्यादा था? मैंने चिंता में पड़कर कहा। मेरा इरादा आपको नाराज करने का नहीं था। ये कहना बहुत ही दबंगई वाली बात थी, और जबकि मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था कि बेला को टायलर में कोई रुचि नहीं थी, वास्तव में उसके लिए यह निर्णय लेना मेरा काम नहीं था। मैंने जो कहा था वह अन्य तरीकों से भी गलत था, लेकिन उस तरह से नहीं जिससे मुझे लगता कि वो परेशान हो जाएगी। हालांकि अस्पताल से आने के बाद से उसने मुझसे कभी कोई वादा नहीं मांगा, लेकिन उसके मन में हमेशा संदेह की भावना बनी रहती थी। मुझे उसे धोखा देने में असमर्थता के विरुद्ध उसके आश्वासन की आवश्यकता को संतुलित करने का कोई रास्ता ढूंढने पर मजबूर होना पड़ा। मैं अपने रिश्ते को एक दिन एक बार, एक घंटे एक बार लेकर चल रहा था। मैंने भविष्य में नहीं देखा। ये काफी था कि मैं इसे आते हुए महसूस कर सकता था। जब मैंने उससे हमेशा के लिए वादा किया, तो मेरा मतलब था कि मैं जितना देख सकता था, और मैं नहीं देख रहा था। तुम मुझे प्रॉम में ले जा रहे हो, वह चिल्लाई। वह वास्तव में नहीं जानती थी। मुझे नहीं पता था कि इसके साथ क्या करना है। आज रात फोक्स में औपचारिक पोशाक में हम और क्या कर सकते थे। और अब उसकी आंखों में सचमुच आंसू बह रहे थे और उसने एक हाथ से दरवाजे के हैंडल को जकड़ रखा था, मानो वह हाई स्कूल डांस की भयावहता का सामना करने के बजाय खुद को कार से नीचे फेंकना चाहती हो। मैंने चुपचाप दरवाजे बंद कर दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो गलतफहमी में पड़ सकती है, इसलिए मैंने शायद ऐसी परिस्थिति में सबसे बेवकूफाना बात कह दी। मुश्किल मत बनो, बेला। वो खिड़की से बाहर ऐसे देख रही थी जैसे वह अभी भी कूदने के बारे में सोच रही हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वह विलाप करती हुई बोली। मैंने अपनी टैक्सीडो की ओर इशारा करते हुए कहा, ईमानदारी से कहूँ तो बेला, तुम्हें क्या लगा कि हम क्या कर रहे थे? उसने अपने गालों पर गिरते आंसुओं को पोंछा। उसका चेहरा भयभीत था। वह ऐसी दिख रही थी जैसे मैंने अभी अभी उसे बताया हो कि मैंने उसके सभी दोस्तों को मार डाला है और अब वह अगली है। ये पूरी तरह से हास्यास्पद है, मैंने कहा। तुम क्यों रो रहे हो? क्योंकि मैं पागल हूँ, वह चिल्लाई। मैंने पीछे मुड़ने के बारे में सोचा। डांस वाकई बेमतलब था, और मैं उसे इस तरह परेशान करना पसंद नहीं करता। लेकिन मैंने उसके भविष्य में होने वाली उस दूर की बातचीत के बारे में सोचा और अपनी बात पर अड़ा रहा। बेला, मैंने धीरे से कहा। उसने मेरी नज़रों से नज़रें मिलाईं और ऐसा लगा कि वह अपने गुस्से पर काबू खो बैठी है। मेरे पास अभी भी उसे चकित करने की शक्ति थी, अगर और कुछ नहीं तो। क्या? उसने पूरी तरह विचलित होकर पूछा। मेरा मजाक उड़ाओ, मैंने विनती की। वो मुझे एक पल के लिए और देखती रही, जो क्रोध से अधिक प्रशंसा जैसा लग रहा था, और फिर उसने आत्मसमर्पण में अपना सिर हिला दिया। ठीक है, मैं चुपचाप चली जाऊंगी, उसने अपनी किस्मत पर भरोसा करते हुए कहा। लेकिन तुम देखोगे, मुझे और भी बुरी किस्मत का सामना करना पड़ सकता है। शायद मैं अपना दूसरा पैर भी तोड़ दूं। इस जूते को देखो, यह मौत का जाल है। उसने अपने पैर की उंगलियां मेरी ओर उठाईं। बैले स्टाइल में उसकी पतली पिंडली पर बंधे मोटे साटन रिबन और उसकी हाथीदांत त्वचा के बीच का अंतर एक तरह से सुंदर था जो फैशन से परे था।
अंतहीन सर्दियों के कपड़ों की इस जगह में उसके उन हिस्सों को देखना आकर्षक था जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यहीं पर मेरा 10% स्वार्थ सामने आया। मैंने सांस ली। मुझे याद दिलाना कि आज रात एलिस को इसके लिए धन्यवाद देना है। एलिस वहां जा रही है। उसके स्वर से ऐसा लग रहा था कि यह मेरी उपस्थिति से कहीं अधिक आरामदायक था। मुझे पता था कि मुझे उसे पूरी बात बतानी होगी, जेस्पर और एम्मेट और रोज़ली के साथ। उसकी भौहों के बीच चिंता से भरा हुई अक्षर बन गया। एम्मेट ने कोशिश की थी, लेकिन उन सभी के पास मेरे अलावा सभी थे। मैंने रोज़ली से उस रात से बात नहीं की थी जब उसने बेला की जान बचाने में मदद करने से इनकार कर दिया था। अब वह अलौकिक हट के लिए अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतर रही थी। वह बेला के प्रति कभी भी खुले तौर पर शत्रुतापूर्ण नहीं थी, जब तक कि किसी के अस्तित्व को आक्रामक रूप से अनदेखा करना शत्रुता के बराबर न हो। बेला ने फिर अपना सिर हिलाया और स्पष्टता रोसेली के बारे में न सोचने का निर्णय लिया। क्या चाली भी इसमें शामिल है? बेशक, मैंने कहा, ये बताते हुए कि फोक्स का पूरा शहर और शायद काउंटी का अधिकांश हिस्सा आज रात होने वाले प्रोम के रहस्य से वाकिफ था। उन्होंने पूरे स्कूल में शीर्ष गुप्त पोस्टर और बैनर भी लगाए थे। फिर मैं हंसा। जाहिर है, टायलर नहीं था, हालांकि उसके दांत जोर से भींचे, लेकिन मैंने अनुमान लगाया कि यह गुस्से वाली प्रतिक्रिया मुझसे ज्यादा टायलर के प्रति थी। हम स्कूल की पार्किंग में पहुंचे और इस बार बेला ने रोसेली की कार को देखा, जो सामने और बीच में खड़ी थी। जब मैंने एक लेन आगे पार्क किया तो वह घबराई हुई नजरों से उसे देख रही थी, फिर बाहर निकलकर मानवीय गति से उसके पास चली गई। मैंने उसका दरवाज़ा खोला और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी बाहें उसकी छाती पर मुड़ी हुई थीं। उसने अपने होंठ सिकुड़े। उसे यह बात साफ तौर पर समझ में आ गई थी कि चारों ओर मानवीय गवाहों के होते हुए मैं उसे अपने कंधे पर उठाकर उस डरावनी और खौफनाक जगह, हमारे हाई स्कूल कैफेटेरिया में जबरदस्ती नहीं ले जा सकता था। मैंने जोर से आह भरी, लेकिन वो हिली नहीं। जब कोई तुम्हें मारना चाहता है तो तुम शेर की तरह बहादुर हो, मैंने शिकायत की। और फिर जब कोई नाचने का जिक्र करता है, मैंने निराशा में अपना सिर हिलाया। लेकिन वह सचमुच नृत्य शब्द से भयभीत लग रही थी। बेला, मैं तुम्हें किसी भी चीज से नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, मैंने वादा किया। यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं। मैं तुम्हें एक बार भी नहीं छोड़ूंगा, मैं वादा करता हूँ। उसने इस पर विचार किया और ऐसा लगा कि इससे उसका भय कुछ कम हो गया। ठीक है, अब, मैंने समझाया, यह इतना बुरा नहीं होगा। मैं कार में झुक गया और उसकी कमर पर हाथ रख दिया। उसका गला मेरे होठों पर था। उसकी खुशबू जंगल की आग की तरह तेज थी, लेकिन उसके बालों में लगे फूलों से ज्यादा नाजुक थी। जब मैंने उसे कार से बाहर निकाला तो उसने कोई विरोध नहीं किया। ये स्पष्ट करना चाहता था कि मैं अपने वादे के प्रति गंभीर था। मैंने उसे कसकर अपनी बाह में जकड़ रखा था और उसे आधे हाथ में उठाकर स्कूल की ओर ले जा रहा था। उसे उठा ना पाना निराशाजनक था। जल्द ही हम कैफेटेरिया में पहुंच गए। उन्होंने दरवाजे पूरी तरह से खोल रखे थे। सभी टेबलों को लंबे कमरे से हटा दिया गया था। ऊपर की सभी लाइटें बंद थीं। उनकी जगह मीलों दूर तक फैली क्रिसमस ट्री लाइटें लगी हुई थीं, जिन्हें असमान स्कैलप पैटर्न में दीवारों पर स्टापल किया गया था। ये काफी मंद था, लेकिन पुराने सजावट को छिपाने के लिए पर्याप्त नहीं था। क्रेप पेपर की मालाएं पहले इस्तेमाल की गई लगती थीं, वे फीकी और सिलवटों वाली थीं। हालांकि गुब्बारे के मेहराब नए थे। बेला खिलखिला उठी। मैं उसके साथ मुस्कुराया। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई डरावनी फिल्म बनने वाली है। खैर, वहाँ पर्याप्त से अधिक पिशाच मौजूद हैं, मैंने सहमति जताई। मैं उसे टिकट लाइन की ओर ले जाने लगा, लेकिन उसका ध्यान अब डांस फ्लोर पर था। मेरे भाई बहन दिखावा कर रहे थे। मुझे लगा कि यह एक तरह की मुक्ति थी। हम हमेशा बहुत नियंत्रित रहते थे। हम किसी की नज़र से बच नहीं सकते थे। हमारे अमानवीय चेहरे इस बात का आश्वासन देते थे, लेकिन हमने हर संभव कोशिश की कि किसी को घूरने का कोई और कारण न मिले। आज रात रोसेली, एमेट, जेस्पर और एलिस वाकई नाच रहे थे।
उन्होंने दूसरे दशकों की 100 शैलियों को मिलाकर नई रचनाएं बनाई जो किसी भी समय की हो सकती हैं। बेशक वे मानवीय क्षमता से परे सुंदर थीं। बेला अकेली नहीं थी जो उन्हें घूर रही थी। कुछ बहादुर मनुष्यों ने भी नृत्य किया, लेकिन उन्होंने दिखावटी पिशाचों से दूरी बनाए रखी। क्या तुम चाहते हो कि मैं दरवाजे बंद कर दूं ताकि तुम बेखबर शहरवासियों का कत्लेआम कर सको? उसने फुसफुसाते हुए कहा। सामूहिक हत्या का विचार उसे प्रॉम की वास्तविकता से ज्यादा आकर्षक लगा। और आप इस योजना में कहाँ फिट बैठते हैं? मैंने सोचा, ओह, मैं निश्चित रूप से पिशाचों के साथ हूँ। मुझे मुस्कुराना पड़ा। नृत्य से आनंद पाने के लिए कुछ भी। वो फिर से मेरे भाई बहनों को देखने लगी, जबकि मैंने 2 टिकटें खरीदी। जैसे ही यह पूरा हुआ, मैंने डांस फ्लोर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। बेहतर होगा कि वह जिस हिस्से से सबसे ज्यादा डरती थी, उसे खत्म कर दिया जाए। जब तक वह खत्म नहीं हो जाता, वह आराम नहीं कर पाएगी। वह पहले की अपेक्षा धीमी गति से लंगड़ाते हुए प्रतिरोध करने लगी। मेरे पास पूरी रात है, मैंने उसे याद दिलाया। एडवर्ड, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज में डर था। उसने घबराई हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। मैं सच में डांस नहीं कर सकती। क्या उसने सोचा था कि मैं उसे मंच के बीच में छोड़ दूंगा और फिर एकल प्रदर्शन की उम्मीद में पीछे खड़ा होकर देखने लगूंगा? चिंता मत करो, मूर्ख, मैंने धीरे से कहा। मैं कर सकता हूँ। मैंने उसकी बाहें उठाईं और उन्हें अपनी गर्दन के इर्द गिर्द रखा। मैंने अपने हाथ उसकी कमर के इर्द गिर्द रखे और उसे जमीन से कुछ इंच ऊपर उठाया। उसके शरीर को खींचते हुए मैंने उसे अपने जूतों के सामने इस तरह से नीचे किया कि उसके साटन पहने पैर के अंगूठे और प्लास्टर पहने पैर के अंगूठे मेरे जूतों के ऊपर टिक गए। वह मुस्कुराए। अपने हाथों में उसका लगभग पूरा वजन थामे हुए, मैंने हमें फर्श के बीच में घुमाया, जहां मेरे भाई बहन अदालत में थे। मैंने उनके साथ चलने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे बस अपने पास रखा और संगीत की धुन पर एक ढीली वाल्स में घूम गया। उसकी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर कस गईं और हम दोनों और भी करीब आ गए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 5 साल की हूँ, वो हंसते हुए बोली। मैंने उसे पकड़ लिया ताकि उसके पैर 1 फुट हवा में हों और उसके कान में फुसफुसाया, तुम 5 साल की नहीं लगती हो। जैसे ही मैंने उसके पैर अपने पंजों पर रखे, वह फिर से हंसने लगी। उसकी आंखें क्रिसमस की रोशनी की चमक से चमक उठीं। गाना बदल गया। मैंने हमारे वाल्स की गति बदल दी। संगीत अब धीमा, स्वप्निल हो गया था। उसका शरीर मेरे शरीर में पिघल गया था। काश मैं हमें यहीं स्थिर कर पाता, समय को हमेशा के लिए रोक पाता और इस नृत्य में बना रहता। ठीक है, वो धीरे से बोली। यह कोई बुरी बात नहीं है। ये शब्द उन शब्दों के करीब थे जो मैं उम्मीद करता था कि वो अपने बच्चों से कहेंगी। यह उत्साहजनक था कि उसे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में 20 साल नहीं लगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। मैं पैसे वापस कर दूंगा। उफ, ये बहुत शर्मनाक है। मेरे पिताजी को पागल क्यों होना पड़ा? ये क्विल का क्यों नहीं हो सकता? दरवाजे पर झिझकते हुए स्पष्ट विचार बहुत परिचित थे। यहाँ तक कि उसकी बेचैनी और आत्मचेतना में भी उसके मन में एक तरह की पवित्रता झलक रही थी। वो खुद के साथ ज्यादातर लोगों से ज्यादा ईमानदार था। यह क्या है? बेला ने मेरी अचानक हुई उलझन को नोटिस कर लिया था। मैं जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। मुझे क्रोध की गहराई महसूस हुई जिसने मेरा गला बंद कर दिया। इसलिए क्विल्यूट्स उस संधि के खिलाफ दबाव डालते रहे जो उन्होंने की थी, वह संधि जो उनकी रक्षा के अलावा कुछ नहीं करती थी। ऐसा लग रहा था कि जब तक हम किसी को मार नहीं देते, तब तक वे खुश नहीं हो सकते। वे चाहते थे कि हम राक्षस बन जाएं। बेला मेरी बाहों में घूम गई, ये देखने के लिए कि मैं क्या देख रहा हूँ। जेकब ब्लैक झिझकते हुए दरवाजे से अंदर आया, अपनी आंखें मूंदकर कम रोशनी में ढलने की कोशिश कर रहा था। उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वह क्या ढूंढ रहा था। अरे, वह यहाँ है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये कर रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पिता को लगता है कि वो आदमी वास्तव में पिशाच है। ये पूरी तरह से बेवकूफ़ी है। हालांकि
शर्मिंदगी के बावजूद उसने संकोच नहीं किया। टिकट स्टैंड की अनदेखी करते हुए वो लड़का नर्तकियों के घेरे से होते हुए एक सैनिक की तरह हमारी ओर बढ़ा। अपने गुस्से में भी मुझे उसके सीधे साहस की प्रशंसा करनी पड़ी। मुझे लगता है मुझे कुछ लहसुन पहनना चाहिए था। उसने नाक भान सिकोड़ी। मुझे तब तक पता ही नहीं चला कि मैंने ऊंची आवाज में गुर्राहट की थी, जब तक बेला ने फुसफुसाते हुए कहा, ठीक से व्यवहार करो। वह आपसे बात करना चाहता है। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। पहले डांस की तरह इसे बीच में ही खत्म कर देना बेहतर है। मुझे खुद को गुस्सा नहीं आने देना चाहिए। क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ता है कि दांतविहीन बूढ़े लोगों का वह समूह संधि तोड़ता है? इससे बहुत कुछ नहीं बदलेगा, भले ही उन्होंने 101 पर एक बिलबोर्ड के लिए भुगतान किया हो जिस पर लिखा हो, स्थानीय डॉक्टर और उसके बच्चे पिशाच हैं। आपको चेतावनी दी गई है। कोई भी विश्वास नहीं करेगा। यहाँ तक कि उसके बेटे को भी विश्वास नहीं हुआ। जेकब के पास आते ही मैं स्थिर हो गया। वो मुख्यतः बेला की ओर देख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति में अनिच्छा के साथ हास्यपूर्ण भाव था। अरे बेला, मैं आशा कर रहा था कि तुम यहाँ आओगी। ये स्पष्ट था कि यह उसकी आशा के बिल्कुल विपरीत था। बेला ने जवाब देते समय गर्मजोशी से भरी आवाज में बात की। मुझे यकीन था कि वह भी उसकी परेशानी को समझ सकती है और बेला होने के नाते वह उसे कम करना चाहेगी। हाय जेकब, क्या हाल है? वो उसकी तरफ मुस्कुराया, फिर मेरी तरफ देखा। ऐसा करने के लिए उसे ऊपर देखने की जरूरत नहीं थी। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था, तब से वह लड़का कई इंच बड़ा हो गया था। वो अब उतना बच्चा नहीं लग रहा था जितना तब लगता था। क्या मैं बीच में बोल सकता हूँ? उसने पूछा। उसका लहजा सम्मानजनक था। वह अपनी सीमा से बाहर नहीं जाना चाहता था। मुझे पता था कि मेरा गुस्सा बेकार था और यह निश्चित रूप से इस निर्दोष लड़के पर लक्षित नहीं था, लेकिन मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सका। उन दोनों को मेरी आवाज में ये सुनने देने के बजाय मैंने बेला को धीरे से उसके पैरों पर खड़ा किया और दूर चला गया। धन्यवाद, जेकब ने प्रसन्न स्वर में कहा, जो कि उसका स्वाभाविक स्वर था। मैंने सिर हिलाया, एक बार बेला के चेहरे का निरीक्षण किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वो इससे सहज है, और फिर वहां से चला गया। जेकब सोच रहा था, बेला ने बहुत ही खराब परफ्यूम लगाया है। अजीब बात है, बेला ने अपने बालों में लगे फूलों के अलावा कोई परफ्यूम नहीं लगाया था। लेकिन शायद अब जब मैं दूर चला गया हूँ तो कोई और जोड़ा करीब आ गया है। वाह जैक, अब तुम कितने लंबे हो गए हो, मैंने उसे कहते सुना। 6'2", ये गर्व की बात थी। वो कलाकारों के अलावा बिल्कुल ठीक लग रही है। बिली चीजों को उड़ा रहा है अनुपात हमेशा की तरह। जब मैं कैफेटेरिया की उत्तरी दीवार पर पहुंचा तो मैं पलटा और उस पर पीठ टिकाकर बैठ गया। लॉरेन मैलोरी और उसका साथी जेकब की पीठ के पीछे अकड़कर चक्कर लगा रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह वही थी जिससे बदबू आ रही थी। जेकब और बेला बिल्कुल भी नाच नहीं रहे थे। उसने अपने हाथ उसकी कमर पर रखे हुए थे और बेला के हाथ उसके कंधों पर हल्के से टिके हुए थे। वह संगीत के साथ थोड़ा झूम रही थी, लेकिन अपने पैर हिलाने की कोशिश करने में घबरा रही थी। जेकब अपनी जगह पर ही धीरे धीरे चल रहा था। तो आज रात तुम यहाँ कैसे आ गए? उसकी आवाज में कोई खास जिज्ञासा नहीं थी। वह पहले ही समझ चुकी थी कि इस घुसपैठ का क्या मतलब है। जेकब ने दोष को उसी पर मरने की कोशिश की जिस पर उसका हक था। क्या तुम यकीन कर सकती हो कि मेरे पिता ने मुझे तुम्हारे प्रॉम में आने के लिए $20 दिए थे? हाँ, मैं कर सकती हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ अभी भी दयालु थी, हालांकि यह उसके लिए कष्टप्रद रहा होगा कि एक अजनबी उसके जीवन की निगरानी करने की कोशिश कर रहा था। वह इस बारे में बहुत अच्छी है। वह सबसे अच्छी लड़की है जिसे मैं जानता हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि कम से कम तुम इसका आनंद तो ले रहे होगे, बेला ने आगे कहा। क्या तुम्हें कुछ पसंद आया? उसने मेरी बाईं ओर दीवार के साथ खड़ी लड़कियों की कतार की ओर चंचल भाव से सिर हिलाया। हाँ, जेकब ने कहा, लेकिन वो किसी औरत है। ये जानकारी मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि मैं बेला पर उसके क्रश को कई बार देख चुका था।
हालांकि उसकी बेबाक ईमानदारी अप्रत्याशित थी। बेला को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। एक बार उसके चेहरे पर नजर डालने के बाद, ये देखने के लिए कि क्या वह मजाक कर रहा है, वह मजाक नहीं कर रहा था, उसने अपने स्थिर पैरों की ओर देखा। शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्या बकवास है। खोने को कुछ भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा, वैसे आप सचमुच बहुत सुंदर लग रही हैं। बेला ने भौहें सिकोड़ी। शुक्रिया। उसने विषय बदला और उसे उस विषय पर ले आए जिससे वह सबसे ज्यादा बचना चाहता था, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो बिली ने तुम्हें यहाँ आने के लिए पैसे क्यों दिए? जेकब ने असहज होकर अपना वजन एक पैर से दूसरे पैर पर डाला। उसने कहा था कि यह तुमसे बात करने के लिए सुरक्षित जगह है। मैं कसम खाता हूँ कि बूढ़ा आदमी अपना दिमाग खो रहा है। वह भी सोचेगी कि मैं पागल हूँ। बेला भी उसके साथ हंसी, लेकिन आवाज बनावटी थी। वैसे भी, जेकब ने तनाव कम करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा। उसने कहा कि अगर मैंने तुम्हें कुछ बताया, तो वह मुझे वह मास्टर सिलेंडर दिलवा देगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। बेला अब गंभीरता से मुस्कुराई। तो बताओ, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी कार का काम पूरा कर लो। जेकब ने उसकी मुस्कान से प्रभावित होकर आह भरी। काश वह पिशाच होता, इससे शायद मेरे लिए कुछ जगह बन जाती। गुस्सा मत हो, ठीक है। वह पहले से ही मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक अच्छी रही है। मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगी, जेकब, बेला ने वादा किया। मैं बिली से भी नाराज नहीं होऊंगी। बस जो कहना है कह दो। ये बहुत बेवकूफ़ी है, मुझे माफ़ करना, बेला। उसने गहरी सांस ली। वह चाहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ लो। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें प्लीज़ कहूँ। जेकब ने अपना सिर हिलाया ताकि वह उस घृणित संदेश से खुद को दूर रख सके। बेला की मुस्कान करुणा से भरी थी। वह अभी भी अंधविश्वासी है न? हाँ, जब आप फीनिक्स में चोटिल हुए थे, तो वह कुछ ज्यादा ही पागल हो गया था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसे लगा कि उन्होंने आपका खून चूसा है या ऐसा ही कुछ पागलपन है। पहली बार उसकी आवाज़ धीमी हो गई, मैं गिर गई। मुझे ये पता है, जेकब ने तुरंत कहा। उसे लगता है कि एडवर्ड का मेरे चोटिल होने में कुछ हाथ है। अब वो तीखा था। वे दोनों बिल्कुल शांत थे, मानो कोई संगीत न हो। जेकब ने उसकी नज़रों से दूर देखा। अब मैंने उसे सच में नाराज़ कर दिया है। मुझे बिली से कह देना चाहिए था कि वह अपने काम से मतलब रखे या मुझे इस काम से दूर रखे। बेला के चेहरे पर नरमी आई, उसकी परेशानी पर प्रतिक्रिया करते हुए। देखो, जेकब, उसने फिर से दयालुता से कहा। जेकब ने बदलाव का जवाब दिया, उसकी नज़रों से नज़र मिलाते हुए। मुझे पता है कि बिली शायद इस पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें पता है, एडवर्ड ने वाकई मेरी जान बचाई। अगर एडवर्ड और उसके पिता न होते, तो मैं मर चुकी होती। उसकी ईमानदारी पर शक करना नामुमकिन था। मुझे पता है, जेकब ने तुरंत सहमति जताई। वह बेला के मरने के बारे में सोचना नहीं चाहता था। उसके मन में कृतज्ञता की लहर उठने लगी। अगली बार जब उसके पिता कार्लिसले के बारे में कुछ अपमानजनक कहेंगे तो वह उनकी बात नहीं सुनेगा। वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। यह अजीब था कि आज रात वह कितना बुरा लग रहा था। वे अब साथियों की तरह लग रहे थे, शायद सिर्फ उसकी नई ऊंचाई की वजह से। हालांकि उसके घायल पैर ने उनके नृत्य सटे आंदोलनों को अजीब बना दिया था, लेकिन वह अपने कई अन्य मानव मित्रों की तुलना में उसके साथ अधिक सहज लग रही थी। शायद उनके अत्यंत शुद्ध, खुले मन का लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा। मेरे मन में एक अजीब विचार आया, आधा कल्पना आधा डर। क्या वह सुंदर, अव्यवस्थित छोटा सा घर लापुश में होगा? मैंने इस विचार को दूर कर दिया। ये सिर्फ तरकीन ईर्ष्या थी। ईर्ष्या एक ऐसी मानवीय भावना थी, जो शक्तिशाली थी लेकिन बेतुकी थी, जो सिर्फ उसे एक दोस्त के साथ नाचते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं थी। मैं भविष्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। अरे, मुझे खेद है कि तुम्हें ये काम करना पड़ा, जेकब, बेला कह रही थी। वैसे भी, तुम्हें अपने हिस्से मिल ही गए, है न? हाँ, वो बुदबुदाया। अगर मैंने झूठ बोला तो क्या उसे पता चलेगा?
मैं बाकी कुछ नहीं बता सकता, बस इतना ही काफी है। बेला ने उसके चेहरे के भाव समझ लिए। और भी कुछ है? उसने अविश्वास से पूछा। छोड़ो इसे, उसने दूसरी ओर देखते हुए बुदबुदाया। मैं नौकरी कर लूंगा और खुद ही पैसे बचा लूंगा। वो इंतजार कर रही थी कि वो उसकी नजरों से नजर मिलाए। बस अपनी बात कह दो, जेकब। ये बहुत बुरा है। मुझे नहीं आना चाहिए था। यह मेरी अपनी गलती है कि मैंने यह बात मान ली। मुझे परवाह नहीं है, उसने जोर देकर कहा। मुझे बताओ, ठीक है, लेकिन हे भगवान, ये बुरा लगता है। जेकब ने गहरी सांस ली। उसने तुम्हें बताने के लिए कहा था, नहीं, तुम्हें चेतावनी देने के लिए। वो और ये उसका बहुवचन है, मेरा नहीं। जेकब ने अपना दाहिना हाथ उठाया और 2 उंगलियों से हवा में उद्धरण चिन्ह बनाए। हम देखते रहेंगे। वह भागने के लिए तैयार होकर उसकी प्रतिक्रिया देखने लगा। बेला जोर से हंसने लगी, मानो उसने अभी अभी सबसे मजेदार चुटकुला सुनाया हो जो उसने कभी सुना हो। वो खुद को रोक नहीं पाई। उसके शब्द हंसी के बीच में ही निकले। माफ करना, तुम्हें ऐसा करना पड़ा, जैक। वह राहत से अभिभूत था। वह सही है। ये हास्यास्पद है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बहुत सुंदर लग रही है। अगर मैं नहीं आया होता तो मैं उसे इस ड्रेस में कभी नहीं देख पाता। यह इसके लायक है, भले ही यह बहुत गंदा परफ्यूम हो। तो क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि तुमने कहा था कि वह बकवास करे? उसने आह भरी। नहीं, उससे कहो कि मैंने शुक्रिया कहा है। मैं जानती हूँ कि उसका इरादा अच्छा है। गाना खत्म हुआ और बेला ने अपनी बाहें नीचे कर दीं। यह मेरा संकेत था। जेकब ने अपने हाथ उसकी कमर पर रखे। उसे यकीन नहीं था कि वह बिना मदद के खड़ी हो पाएगी या नहीं। क्या तुम फिर से डांस करना चाहती हो, या मैं तुम्हें कहीं जाने में मदद कर सकता हूँ? ये सब ठीक है, जेकब। मैं इसे यहीं से आगे ले जाऊंगा। जेकब मेरी आवाज़ सुनकर पीछे हट गया, जो अप्रत्याशित रूप से मेरे बहुत करीब थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। पीछे मुड़ते ही उसकी रीढ़ में भय की एक तीव्र लहर दौड़ गई। अरे, मैंने तुम्हें वहां नहीं देखा, उसने बुदबुदाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं बिली को इस तरह अपने दिमाग में घुसने दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें वहां देखूंगा, बेला। हाँ, मैं बाद में तुमसे मिलूंगी, उसने इतने उत्साह से कहा कि वह अपना संयम वापस पा सका। उसने हाथ हिलाया, फिर एक बार और बुदबुदाया, माफ करना, और फिर दरवाजे की ओर बढ़ गया। मैंने बेला को अपनी बाहों में खींच लिया, अपने पैरों को फिर से उसके पैरों के नीचे सरका दिया। मैं उसके शरीर की गर्माहट का इंतजार कर रहा था ताकि मेरे शरीर में फैली ठंडक मिट जाए। मैं भविष्य के बारे में नहीं सोचूंगा, बस इसी रात, इसी मिनट। वह अपना गाल मेरी छाती से सटाकर संतोष से गुनगुनाने लगी। क्या अब बेहतर महसूस कर रही हो? वह बुदबुदाई। बेशक वह मेरी मनोदशा को जान लेती थी। नहीं, वास्तव में, मैंने आह भरी। बिली पर गुस्सा मत हो। वह सिर्फ चाली की खातिर मेरी चिंता करता है। यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, उसने मुझे आश्वस्त किया। मैं बिली से नाराज नहीं हूँ, लेकिन उसका बेटा मुझे परेशान कर रहा है। ये बहुत ज्यादा सच था। हालांकि उस लड़के ने मुझे ज्यादा परेशान नहीं किया। एक ऐसा विशाल दिमाग हमेशा औसत इंसान से राहत देने वाला होता है। वह जिस चीज का प्रतिनिधित्व करता था, उससे मुझे दुख हुआ। एक अच्छा, दयालु और इंसान। मुझे स्वयं को सही मानसिक स्थिति में लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह दूर झुक गई और जिज्ञासा तथा थोड़ी चिंता से मेरी ओर देखने लगी। क्यों? मैंने मन ही मन अपनी घबराहट दूर की और उसे मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। सबसे पहले, उसने मुझे अपना वादा तोड़ने पर मजबूर किया। उसे याद नहीं था। मैंने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। मैंने वादा किया था कि मैं आज रात तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओह, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, उसने आसानी से कहा। धन्यवाद, मैंने मजाक करते हुए कहा। लेकिन कुछ और भी है। वह मेरे स्पष्टीकरण का इंतजार करती रही। उसने तुम्हें सुंदर कहा। मेरी आवाज ने उस शब्द को अप्रिय बना दिया। जिस तरह से तुम अभी दिख रही हो, ये वास्तव में अपमान है। आप सुंदर से भी कहीं अधिक हैं। अब वह शांत हो गई और हंसने लगी,
उसकी सहेली के लिए चिंता गायब हो गई। तुम शायद थोड़ा पक्षपाती हो। इस बार मैं ज्यादा मुस्कुराया। मुझे नहीं लगता कि यही बात है। इसके अलावा मेरी नज़र बहुत अच्छी है। वह हमारे इर्द गिर्द घूमती टिमटिमाती रोशनी को घूर रही थी। उसकी धड़कन गाने की लय से धीमी थी, इसलिए मैं उस लय के साथ आगे बढ़ा। सैकड़ों आवाजें, बोली और सोच हमारे सामने से गुजरी, लेकिन मैंने उन्हें वास्तव में नहीं सुना। उसके दिल की आवाज़ ही एकमात्र आवाज़ थी जो मायने रखती थी। तो जब गाना फिर से बदल गया तो उसने कहा, क्या आप इस सब का कारण बताने जा रहे हैं? जब मैं पीछे नहीं आया तो उसने क्रेप पेपर की मालाओं की ओर ध्यान से देखा। मैंने सोचा कि मैं उसे क्या बता सकता हूँ। दृष्टि के बारे में नहीं, उसे बहुत सारी आपत्तियां होंगी। और यह भविष्य में बहुत दूर की बात थी, एक ऐसा भविष्य जिसके बारे में मैं न सोचने की बहुत कोशिश कर रहा था। लेकिन शायद मैं उसे इसके पीछे के विचार के बारे में थोड़ा बता सकता हूँ। हालांकि यह ऐसी बात नहीं थी जिस पर हम दर्शकों के सामने चर्चा कर सकें। मैंने हमारे नृत्य की दिशा बदल दी और उसे पीछे के निकास द्वार की ओर घुमा दिया। हम उसके कुछ दोस्तों के पास से गुजरे। जेसिका ने दुखी होकर हाथ हिलाया। बेला की ड्रेस को अपनी ड्रेस में बदल दिया और बेला भी मुस्कुराई। एंजेला और बेन के अलावा उसके कोई भी सहपाठी अपनी रात से पूरी तरह खुश नहीं दिखे, जो एक दूसरे की आंखों में खुशी से देख रहे थे। इससे मुझे भी मुस्कुराहट आ गई। मैंने नाचते हुए अपनी पीठ के बल दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, हालांकि रात बहुत हल्की थी। पश्चिम की ओर बादलों में अभी भी डूबते सूरज की हल्की सुनहरी किरणें थीं। चूंकि कोई हमें नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने उसे अपनी बाहों में उठाने के लिए स्वतंत्र महसूस किया। मैं उसे कैफेटेरिया से दूर मैरोन पेड़ों की छाया में ले गया, जहां लगभग आधी रात का अंधेरा था। मैं उसी बेंच पर बैठ गया जहां मैंने उसे कई हफ्ते पहले उस धूप भरी सुबह देखा था, लेकिन उसे अपनी छाती से सटाए रखा। पूर्व में एक पीला चांद फीतेदार पतले बादलों के बीच चमक रहा था। यह एक अजीब क्षण था। आकाश पूरी तरह से संतुलित था। शाम और पूरी रात वह अभी भी उसके स्पष्टीकरण का इंतजार कर रही थी। बात क्या है? उसने धीरे से पूछा। फिर से गोधूली, मैंने सोचा। एक और अंत। दिन चाहे कितना भी बढ़िया क्यों न हो, उसे हमेशा खत्म होना ही पड़ता है। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण थे और बहुत जल्दी खत्म हो गए। वह तनाव में आ गई। कुछ चीजें खत्म नहीं होती। मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता था। वह सही थी, लेकिन मुझे पता था कि वह उन स्थायी चीजों के बारे में नहीं सोच रही थी जिनके बारे में मैं सोच रहा था। दर्द जैसी चीजें। दर्द समाप्त नहीं होना था। मैंने आह भरी और फिर उसके सवाल का जवाब दिया। मैं तुम्हें प्रॉम में इसलिए लाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ भी मिस करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी मौजूदगी से तुम्हारा कुछ भी छिन जाए, अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इंसान बनो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी वैसी ही रहे जैसी चलती अगर मैं 1918 में मर जाता जैसा कि मुझे चलना चाहिए था। वह कांप उठी और फिर 2 बार जोर से अपना सिर हिलाया, मानो मेरे शब्दों को दबाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जब वह बोली, तो उसकी आवाज़ चिढ़ाने वाली थी। किस अजीब समानांतर आयाम में मैं अपनी मर्जी से प्रॉम में जा सकती थी। अगर तुम मुझसे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर न होते, तो मैं तुम्हें ऐसा करने से कभी नहीं रोकती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह इतना बुरा नहीं था, आपने खुद ही ऐसा कहा था। उसकी आंखें साफ और गहरी थीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थी। मैंने फिर चांद की तरफ देखा। मैं अपने चेहरे पर उसकी नज़र महसूस कर सकता था। अब भविष्य के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। वर्तमान बहुत ज्यादा सुखद था। मैंने हाल ही के अतीत और आज रात उसकी अजीब सी उलझन के बारे में सोचा। उसके दिमाग में स्पष्ट उत्तर की जगह किसने ले ली थी। मैंने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। क्या तुम मुझे कुछ बताओगी? क्या मैं हमेशा ऐसा नहीं करता? बस वादा करो कि तुम मुझे बताओगे, मैंने जोर दिया। ठीक है, उसने अनिच्छा से सहमति जताई। जब तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हें यहाँ ले जा रहा हूँ तो तुम सचमुच आश्चर्यचकित हो गए थे। मैं थी, उसने बीच में टोकते हुए कहा। बिल्कुल, मैंने कहा।
लेकिन आपके पास कोई और सिद्धांत रहा होगा। मुझे उत्सुकता है कि आपने क्या सोचा कि मैं आपको किस लिए तैयार कर रहा था। यह एक आसान सवाल लग रहा था, मज़ेदार और क्षणिक। ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे फिर से भविष्य में ले जा सके। लेकिन वह झिझकी, मेरी अपेक्षा से अधिक गंभीरता से बोली, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। आपने वादा किया था। वह भौंचक्की हुई बोली, मुझे पता है। जब पुरानी जिज्ञासा और अधीरता भड़क उठी तो मैं लगभग मुस्कुरा पड़ा। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। समस्या क्या है? मुझे लगता है कि यह तुम्हें पागल कर देगा, उसने गंभीरता से कहा। यह उदास कर देगा। मैं उसके गंभीर भाव को अपने मूर्खतापूर्ण प्रश्न के साथ नहीं जोड़ सका। अब मुझे उसके उत्तर से डर लग रहा था। डर था कि यह उस दर्द को फिर से शुरू कर देगा जिससे बचने की मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं अपनी जिज्ञासा को अनुतरित नहीं छोड़ सकता। मैं अभी भी जानना चाहता हूँ। कृपया, उसने आह भरी। उसकी आंखें चांदी के बादलों पर घूम गईं। ठीक है, उसने एक लंबे पल के बाद कहा। मैंने मान लिया था कि यह किसी तरह का अवसर होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह कोई सामान्य मानवीय बात होगी। प्रॉम, उसने उपहास करने वाली आवाज निकाली। मुझे अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में कुछ क्षण लगे। मानव, मैंने पूछा। उसने अपनी खूबसूरत ड्रेस की ओर देखा, जो शिफॉन रफल को ध्यान से खींच रही थी। मुझे पता था कि क्या होने वाला है। मैंने उसे वो शब्द खोजने दिए जो वो चाहती थी। ठीक है, उसने आखिरकार कहा। अब उसकी नज़र एक चुनौती थी। तो मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद तुमने अपना मन बदल लिया होगा, कि तुम मुझे बदलने वाले थे। आखिरकार मुझे इस दर्द को महसूस करने के लिए कई साल मिल गए। मैं चाहता था कि वो मुझे अभी इसे महसूस करने के लिए मजबूर न करे। जब तक वह मेरी बाहों में थी, तब तक नहीं। जब तक वह सुंदर पोशाक में थी, चांदनी उसके पीले कंधों पर चमक रही थी, रात के तालाबों जैसी परछाइयां उसके कॉलरबोन के मोड़ में समा रही थीं। मैंने दर्द को नज़रअंदाज करने और उसके उत्तर की सतह पर ही ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। मैंने अपने लैपल को छुआ। तुमने सोचा था कि यह ब्लैक टाई अवसर होगा, है न? वह शर्मिंदा होकर भौहें सिकोड़ने लगी। मुझे नहीं पता कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। कम से कम मुझे तो ये प्रोम से ज्यादा तर्कसंगत लगता है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इससे वह और चिढ़ गई। उन्होंने कहा, यह कोई मजाकिया बात नहीं है। नहीं, तुम सही हो, ऐसा नहीं है। मैं इसे मजाक की तरह लेना पसंद करूंगा। हालांकि मुझे लगता है कि आप गंभीर हैं। लेकिन मैं गंभीर हूँ। मुझे पता है, मैंने आह भरते हुए कहा। यह एक अजीब तरह का दर्द था। इसमें कोई प्रलोभन नहीं था। हालांकि वह जो चाहती थी वह मेरा आदर्श भविष्य था, दशकों की पीड़ा का उन्मूलन, लेकिन यह मुझे पसंद नहीं आया। मैं उसकी हानि से अपनी खुशी की कीमत कभी नहीं चुका सकता था। जब मैंने अपने दिल की बात उसके दूर के भगवान से कही थी, तो मैंने उससे शक्ति की भीख मांगी थी। उसने मुझे इतना ही दिया था। मुझे बेला को अमर देखने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। मेरी एकमात्र इच्छा, मेरी एकमात्र जरूरत, उसका जीवन अछूता रहना था। अंधकार और उस आवश्यकता ने मुझे खा लिया। मुझे पता था कि भविष्य में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पास कितना समय है। मैं तब तक रुकने के लिए प्रतिबद्ध था जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, इसलिए मेरे पास कम से कम कुछ और सप्ताह थे जब तक कि वह दो पैरों पर वापस नहीं आ जाती। मेरे मन में एक हिस्सा ये सोच रहा था कि क्या ये सही नहीं होगा कि जब तक वह मुझसे बड़ी न हो जाए, जैसा कि मैंने शुरू में योजना बनाई थी, तब तक इंतजार किया जाए। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसे कम से कम दर्द होगा? उस संस्करण में पढ़ना बहुत आसान होगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मेरे पास इतना समय है। ऐसा लग रहा था कि भविष्य करीब आ रहा है। मुझे नहीं पता था कि संकेत क्या होगा, लेकिन मुझे पता था कि जब यह आएगा तो मैं इसे पहचान लूंगा। मैंने इस बातचीत से बचने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं देख सकता था कि अब ये बातचीत उसे खुश कर देगी। मैंने अपना सारा दर्द और दुख निगल लिया और खुद को इस पल में वापस लाने के लिए मजबूर किया। जब तक मैं उसके साथ रह सकता हूँ, मैं उसके साथ रहूँगा।
और आप सचमुच इतने इच्छुक हैं? मैंने पूछा। उसने अपने होंठ काटे और सिर हिलाया। तुम इसके अंत के लिए बहुत तैयार हो? मैंने आह भरते हुए उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरी। ये तुम्हारे जीवन का अंतिम समय है, हालांकि तुम्हारा जीवन अभी शुरू ही हुआ है। तुम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो। यह अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं पहले से ही जानता था कि वह अपने मानवीय नुकसानों को नहीं गिनती। और उसने निश्चित रूप से कभी भी शाश्वत नुकसानों के बारे में नहीं सोचा था। कोई भी उस लायक नहीं था। क्या तुम्हें याद है जब तुमने मुझसे कहा था कि मैं खुद को बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती हूँ? उसने पूछा। जाहिर है कि तुम्हें भी वही अंधापन है। मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। वह मेरी किसी भी बात से सहमत न होने से नाराज होकर आंखें घुमाने लगी। मुझे अचानक मुस्कुराना आसान लगने लगा। वह मेरे साथ रहने के लिए कुछ भी करने को इतनी उत्सुक, इतनी अधीर थी। ऐसे प्यार से प्रभावित हुए बिना रहना असंभव था। मैंने निर्णय लिया कि हमें थोड़ी चंचलता की आवश्यकता है। तो अब आप तैयार हैं? मैंने एक भौं उठाते हुए पूछा। हाँ, उसने घबराकर कहा। मैं उसके करीब झुक गया, अपनी हरकतों को धीमा रखते हुए। मेरे होंठ आखिरकार उसके गले की त्वचा को छू गए। उसने फिर निगल लिया। अभी? मैंने फुसफुसाकर पूछा। वह कांप उठी। फिर उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया, उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए और उसका दिल नृत्य से दूर के संगीत से भी तेज धड़कने लगा। हाँ, उसने फुसफुसाया। मेरा खेल विफल हो गया था। मैं खुद पर हंसा और सीधा हो गया। आप वाकई यकीन नहीं कर सकते कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा। वह शांत हो गई। उसका दिल धीरे धीरे धड़कने लगा। एक लड़की सपने देख सकती है, उसने कहा। क्या यही तुम्हारा सपना है? एक राक्षस बनना? बिल्कुल नहीं। उसे मेरा इस्तेमाल किया गया शब्द पसंद नहीं आया। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। ज्यादातर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने का सपना देखती हूँ। उसकी आवाज़ में दर्द था, संदेह था। क्या उसे लगता था कि मैं उसे उसी तरह नहीं चाहता था? मैं चाहता था कि मैं उसका मन हल्का कर सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैंने उसके होठों के आकार को देखा और उसका नाम लिया। बेला। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी आवाज़ में भक्ति सुन पाएगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जब तक मैं कर सकता हूँ, जब तक इसकी अनुमति है, जब तक ये तुम्हें चोट नहीं पहुँचाता, जब तक संकेत नहीं आता, जब तक मेरे लिए इसे अनदेखा करना असंभव नहीं हो जाता। क्या ये पर्याप्त नहीं है? वह मुस्कुराई, लेकिन वह संतुष्ट नहीं थी। अभी के लिए बहुत हो गया। बेला को एहसास नहीं था कि अब हमारे पास बस यही बचा है। मेरी सांस कराह के रूप में निकली। उसकी उंगलियां मेरे जबड़े के किनारे से टकराईं। देखो, उसने कहा, मैं तुमसे दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार करती हूँ। क्या ये काफी नहीं है? और फिर मैं एक सच्ची मुस्कान के साथ मुस्कुरा सका। हाँ, ये काफी है, मैंने वादा किया। हमेशा के लिए काफी है। इस बार मैंने वास्तविक सदा की बात की। मेरे शाश्वत सदा की। जैसे ही रात ने अंततः दिन को मात दे दी, मैं फिर से आगे झुका और उसके गले की गर्म त्वचा को चूम लिया।